हेलो, आप लोगों को नागपुरी भाषा के क्लास में स्वागत है। आज हम लोग जान रहे हैं कि जैसे कि झारखंड में विभिन्न तरह की परीक्षाओं का आयोजन हो रहा है, उसमें हमारा नागपुरी भाषा है जो है मुद्ध रूप में हमारा झारखंडी भाषा है, जिसका की मान्यता हम लोग राज्य स्तर पर मिल चुका है। तो हम लोग उसी भाषा की जानकारी प्राप्त करने के लिए आज हम लोग इस क्लास में आए हुए हैं। अगले क्लास में हम लोग ध्वनि से संबंधित कुछ जानकारी प्राप्त किए थे। अभी हम लोग वर्ण के बारे में जानेंगे कि नागपुरी भाषा में वर्ण क्या है और कैसे होता है, वर्ण की संख्या कितनी होती है, वर्णमाला किसे कहते हैं, इत्यादि बहुत सारी जानकारी प्राप्त करेंगे। तो हम लोग अपनी पाठ की ओर चलते हैं। वर्ण किसे कहते हैं हम लोग जानेंगे। देखिए, हिंदी में तो हम लोग वर्ण कहते हैं वर्ण छोटी से छोटी ध्वनि जिसकी टुकड़े न किए जा सकते हों वो वर्ण कहलाते हैं। उसी तरह से नागपुरी भाषा में भी वर्ण है। वर्ण उ मूल ध्वनि के कहल जाएला जेकर खंड नी करल जा सकेला, जैसे अ, ई, व, च, क, मन। जैसे गरु शब्द कर दू ध्वनि है, ग और रु। एकरो चार खंड कर जा सकला, जैसे ग जोड़ अ जोड़ र जोड़ उ जोड़ बराबर गरु होता है। ये चार खंड है, जिससे चार खंडों से मिला हुआ एक शब्द बना गरु। एकर बाद ई ध्वनि मानक खंड या टुकड़ा नहीं करल जा सकेला। इसके बाद इसका कोई भी टुकड़ा नहीं किया जा सकता है। सेले ईमन मूल ध्वनि वर्ण है के यहाँ अक्षर है के, इसीलिए यह मूल ध्वनि, हम लोग इसको मूल ध्वनि के रूप में जानते हैं। इके ई लखे कहल जा सकेला कि वर्ण हमारे कर उच्चारित भाषा चाहे बानी कर शब्द से छोट इकाई है के। इकर से साफ पता चलेला कि वर्ण और उच्चारण में गहरा संबंध है। एकर दोसर के अलग नहीं करल जा सकेला। वर्ण और ध्वनि के अलगे न कयल जा सकता है, इसको अलग से नहीं किया जा सकता है। वर्णों के मेल से शब्द बनता है और वर्ण भाषा की सबसे छोटी इकाई है, इसके टुकड़े नहीं किए जा सकते हैं। और वर्णमाला शब्द जो है, वर्णमाला शब्द वर्ण जोड़ माला के मेल से बना है, जिसका अर्थ होता है वर्णों का समूह। किसी भाषा में जितने वर्णों का प्रयोग होता है उन सब से मिलकर उस भाषा की वर्णमाला बनती है। तो हिंदी जैसा ही नागपुरी में देवनागरी लिपि से इसको लिखा जाता है। हिंदी में वर्णों की संख्या है 52 होता है। उसी तरह से नागपुरी भाषा में वर्णों की संख्या 33 है। उच्चारण समूह के वर्णमाला कहते हैं। उच्चारण समूह को हम लोग क्या कहते हैं? उच्चारण समूह को वर्णमाला कहते हैं। अब यहाँ पर हम लोग जानेंगे वर्ण की संख्या में वर्णों का समूह कितना प्रकार के हैं। तो इसके अनुसार से वर्णों को हम लोग दो भाग में बांटते हैं। वर्ण को कितने भागों में बांटते हैं? वर्ण के दो भाग में बांटल जाला। पहला है स्वर्ण समूह और दूसर बा व्यंजन समूह। तो स्वर समूह के बारे हम लोग समझब कि स्वर समूह का बा। तो वे ध्वनियाँ जिनके उच्चारण में अन्य ध्वनियों का सहारा न लेना पड़े और हवा में हमारे मुख से बिना किसी रुकावट के
जो ध्वनि निकलती है उसको हम लोग क्या कहते हैं, उसको हम लोग स्वर कहते हैं। अब नागपुरी में है, स्वर उ वर्ण मन के कहे ना जेकर उच्चारण बेगरो कोनो बाधा के अलघटे करल जाएला। नागपुरी में स्वर वर्ण ईमन है जिसका बिना रोक टोक के जिस ध्वनि का अपने मुंह से आवाज़ निकलता है उसी को हम लोग स्वर कहते हैं। जैसे कि इसमें हो गया अ, आ, ई, हर्षई, दीर्घई, उ, री, ए, ओ, औ, ये सभी स्वर ध्वनियाँ हैं। अब जैसे जानते हैं अ, ई, उ जो है क्या है, ह्रस्व स्वर है। आ, ई, उ जो है क्या है, दीर्घ स्वर्ग है। ए, ओ है संयुक्त अक्षर। तो अब हम लोग ह्रस्व स्वर के बारे में जानेंगे। ह्रस्व स्वर होता क्या है, तो इसका है जिन स्वरों के उच्चारण में सबसे कम समय लगता हो उसको हम लोग क्या कहते हैं, ह्रस्व स्वर कहते हैं। ह्रस्व स्वर हम लोग किसे कहते हैं, जिन स्वर के उच्चारण में सबसे कम समय लगता है उसको ह्रस्व स्वर कहते हैं। जैसे अ, ई, उ, री, इनमें किसी तरह का जोर नहीं लगता है और इसमें बहुत कम समय लगता है, इसके लिए इसको स्वर कहते हैं। अब दीर्घ स्वर किसे कहते हैं, जिन स्वरों के उच्चारण में ह्रस्व स्वर से दुगना समय लगता हो बोलने में, उसको हम लोग दीर्घ स्वर कहते हैं। अब संयुक्त स्वर किसे जैसे कि हो गया, इसमें दीर्घ स्वर में हो गया आ, ई, उ। दीर्घ स्वर में ह्रस्व स्वर से दुगना जोर लगता है, इसको हम लोग दीर्घ स्वर कहते हैं। दीर्घ स्वर कौन कौन है जानिए, आ, ई, उ, ए, ओ, औ, ये सब चीज़ें हैं जो ध्वनि है, ये सब दीर्घ स्वर में आती हैं। अब होता है संयुक्त स्वर। संयुक्त स्वर में होता है दोनों का मिला हुआ शब्द जो है उसको हम लोग संयुक्त कहते हैं। संयुक्त स्वर में है जैसे ए, ओ, इसको हम लोग संयुक्त स्वर कहते हैं। नागपुरी में ए और औ का उच्चारण नई के बराबर होता है। नागपुरी में ए और औ का उच्चारण नई के बराबर में होएला। अब हम लोग स्वर समूह के बारे में अच्छी तरह समझ गए। स्वर ह्रस्व स्वर क्या है, जिससे किस सबसे कम समय लगता है उसको हम लोग ह्रस्व स्वर कहते हैं। और जिस स्वर में माने ह्रस्व स्वर से दुगना समय लगता है उसको दीर्घ स्वर कहते हैं। और संयुक्त स्वर ह्रस्व स्वर और दीर्घ स्वर को मिला हुआ जो रूप होता है उसी को हम लोग दीर्घ स्वर कहते हैं। और नागपुरी भाषा में इसका उच्चारण नई के बराबर में होता है। अब हम लोग जानेंगे, अब आगे है व्यंजन वर्ण किसे कहते हैं। व्यंजन किसे कहते हैं, वे वर्ण जिनका उच्चारण स्वरों की सहायता से होता है। जिनका उच्चारण स्वर की सहायता से होता है वो व्यंजन वर्ण कहलाता है। व्यंजन वर्ण समूह कर उच्चारण में स्वर वर्ण समूह कर मदद कर दरकार होएला, वैसे ये व्यंजन वर्ण कहा जाला। व्यंजन वर्ण में स्वर्ण वर्ण के मदद से ओकर उच्चारण होएला, ऐसे ही स्वर्ण वर्ण होएला। जैसे क जोड़ अ, एमे दो अक्षर बा, जैसे क और अ। क अ मिलके हो गया क, ख अ मिलके हो गई ख। अब हियाँ क और ख कर संगे अ लुप्त है। यह लखे लगभग 100 व्यंजन में स्वर लुकल रहेला। तो स्वर व्यंजन वर्ण में है जो संग में, जैसे क है, ख है, ग है, उसमें
अ शब्द जो है लुप्त रहता है, उस नहीं दिखता है, न पता चलता है, इसलिए उसको हम लोग नहीं मानते हैं। हम लोग पूरा सीधे सीधे क ख ग इस तरह से लिखते हैं, लेकिन इसमें अ जो है वो छुपे हुए रूप में रहता है। और अ जो है करीब करीब सभी व्यंजन में विलुप्त रहता है। अब हम लोग जानेंगे कि कहाँ कहाँ च वर्ग कर आखिरी अक्षर य कर व्यवहार करल जाएला। जैसे कहाँ कहाँ पर च वर्ग कर व्यवहार जो है आखिरी अक्षर जो है उसका य के रूप में व्यवहार होता है। जैसे कि हो गया न कर उच्चारण न करल जाएला, न कर उच्चारण यहाँ पे न करल जाएला। जैसे कि गुण है, गुण तो उसको बोलेंगे गुण। अब तालव्य है, दंश है, कर उच्चारण दंश के ह स और ख कर जाला। जैसे कि दोष है तो यहाँ हो जाला दोष, पुरुष है तो यहाँ हो जाएगा पुरुष चाहे पुरुष। अब ऋषि है तो यहाँ हो जाएगा ऋषि चाहे ऋषि। कहाँ कहाँ ये उच्चारण ज हो जाएगा, कहीं कहीं पर इसका उच्चारण ज हो जाता है। जैसे कि योग है तो उसको नागपुरी में बोलते हैं जोग, संयोग है तो उसको बोलते हैं संजोग, योजना है तो इसको बोलते हैं योजना। अब उसी तरह से छ कर उच्चारण ख चाहे छ होवेला। जैसे कि क्षमा है तो क्षमा के क्षमा बोलल जाला। अब पंक्षी है तो पक्षी बोलल जाला। और छतरी, छतरी के खतरी। इसी तरह से आगे त्र कर उच्चारण तर और ज्ञ कर उच्चारण गे होएला। जैसे कि त्राण है तो ओकर उच्चारण हो जाला तरान, तरान हो जाला। अब ज्ञान है तो उसका उच्चारण ज्ञान हो जाता है। इसी तरह से कुछ मौलिक शब्द हिंदी शब्द मन से नागपुरी पूरापुरी खैप न खै के हिंदी रूप में लिखल जाला। जैसे कि वर्ण, शिक्षा, रक्षक, शब्द मन। अब यहाँ पर ये 10 ऐसे व्यंजन हैं जिनका कि उपयोग नहीं किया जाता है। जैसे ए है, ओ, री, न, श, त्र, ज्ञ, स्र इत्यादि, इन सभी का प्रयोग नागपुरी भाषा में ज़्यादा नहीं होता है। अब आगे है कि हम लोग अनुनासिक शब्द के बारे में जानेंगे कि अनुनासिक शब्द क्या होता है। अनुनासिक शब्द ईसन उच्चारण जे नाक और मुंह से होएला और छोट रहेला वे अनुनासिक शब्द होएला। तो एकर उच्चारण नाक और मुंह दोनों से होएला, इहे से एकरा अनुनासिक शब्द कहल जाला। जैसे कि हो गई ठाव हो गई, गाँव हो गई, नाव हो गई, पाँव हो गई और दाँव हो गई इत्यादि। अब अनुस्वार शब्द बा उसका ओकरा का कहल जाला, एकर ईसन उच्चारण जे स्वर के बाद आवे वाला व्यंजन जेकर की ध्वनि नाक से निकलेला। अनुस्वार बा एकर उच्चारण जो है नाक से होता है, इसलिए इसको अनुस्वार कहा गया है। जैसे कि मंजूर हो गया, मंजूर हो गया, पैरी हो गया इत्यादि। अब निर्नुनासिक एकला मुंह से बोले वाला उच्चारण, इसको सिर्फ मुंह से बोला जाता है। मुंह से बोलने वाला उच्चारण है उसको कि हम लोग बोलते हैं निर्नुनासिक। जैसे कि खाए के हो गई, काम हो गई, हर हो गई और फार मने इत्यादि। अब ह्रस्व विसर्ग हो गईलक, नागपुरी में विसर्ग
नहीं होएला। नागपुरी में विसर्ग का उपयोग नहीं होता है। उसे ह्रस्व उच्चारण नागपुरी में ह्रस्व उच्चारण हिंदी लखे होता है, हिंदी जैसा होता है, जैसे कि क ख ग घ छ ज मन इत्यादि। अब दीर्घ उच्चारण बा। दीर्घ उच्चारण कैसे होता है? जब कोनो उच्चारण कटिक लंबा भार लेवे के वाला होएला तो ओके दीर्घ उच्चारण कहल जाला। जब कोनो उच्चारण कटिक लंबा भार लेवे के होला, जैसे कि जोर लगा के बोलना होता है, उसको हम लोग दीर्घ उच्चारण कहते हैं। नागपुरी में दीर्घ उच्चारण का प्रयोग होएला। नागपुरी में है उसका दीर्घ उच्चारण होता है। जैसे कि आ है तो अ जोड़ अ हो गया तो आ हो गया। अब ई है तो ई जोड़ ई, इसको जोर से बोला जाता है। उसी तरह से ऊ है, छोटा ऊ छोटा जोड़ छोटा ऊ तो हो गया बड़ी ऊ। ए ओ एकर में दुई मात्रा हमेशा रहेला। अब अल्प आरान या अघोष बा। इसको क्या कहते हैं? अल्प परान और अघोष ध्वनि मोटा मोटी एके है। जहाँ उच्चारण में कम ताकत, मुंह से कम हवा चाहे उच्चारण हलुक हुए, ओके अल्प परान चाहे अघोष ध्वनि कहल जाला। जिसका उच्चारण हल्का हो, कम ध्वनि बोला जाता हो, उसको हम लोग अल्प परान या अघोष कहते हैं। जैसे कि वर्णमाला कर सौ पहिल और तीसर अक्षर अल्प परान चाहे अघोष ध्वनि होएला। नागपुरियों में यह नियम है। जैसे कि अल्प परान है क ख ग घ च छ ज झ, यह सब अल्प परान है। अब महापरान यहाँ घोष का होला, एकरा जाने के हमने कोशिश करब। तो महापरान यहाँ घोष होला। महापरान और घोष ध्वनि मोटी मोटी है, एक ही है। इसमें आवाज़ जो है तो मोटा मोटा तरह से जोर लगा के होता है। जहाँ उच्चारण में कटिक ताकत, जोर से ताकत लगता है या मुंह से बगरा हवा कर दरकार पड़ेला, ओके महापरान चाहे घोष ध्वनि कहल जाला। जोर से जिसे बोलते हैं ओकरा के घोष ध्वनि या महापरान कहल जाला। जैसे क ख ग घ। वर्णमाला कर दोसर और चौथा वर्ण ट वर्ण कर आखिर अक्षर न कर प्रयोग नागपुरी में नहीं होएला। नागपुरी में ट वर्ग कर बाकी अक्षर का प्रयोग नहीं के बराबर होता है। अब संयुक्ताक्षर किसे कहते हैं? संयुक्ताक्षर का प्रयोग नागपुरी में नी के बराबर होता है। संयुक्त अक्षर का प्रयोग नागपुरी में नहीं होता है। इसमें पूरा ही रूप में बोला जाता है, जैसे इसमें लिखा जाता है वैसे ही बोला जाता है, इसलिए संयुक्त अक्षर का प्रयोग नहीं होता है। जैसे कि हिंदी में हम लोग लिखते हैं कृष्णा, लेकिन नागपुरी में लिखते हैं किसना। अब पिप्सा लिखते हैं हिंदी में और नागपुरी में लिखते हैं पिप्सा। हिंदी में हो गया तृष्णा तो नागपुरी में होगा तिरिसना। जैसे बोलेंगे उसी तरह से लिखेंगे तो वही संयुक्त अक्षर है। अब आगे है मुदा अब नागपुरी कर केव विद्वान मन संयुक्ताक्षर के प्रयोग करे लागल हैं। जैसे कि तपस्या है, समस्या है जैसन शब्द बन मन हिंदी कर मौलिकता के बचाए ले संयुक्त अक्षर लिखल जा लगल। अब आगे हम लोग जानेंगे नागपुरी में बलाघात। बलाघात क्या होता है? जिस शब्द को बोलने में ज़्यादा जोर लगाया जाता हो उसको हम लोग क्या कहते हैं? बलाघात कहते हैं। बोलते समय अगर किसी अक्षर या शब्द पर जोर पड़ता है तो उसको बलाघात कहते हैं। नागपुरी में बलाघात कर प्रयोग होवेला, मुदा एकर रूप बदल जाला, अपनिहित तैर प्रयोग होवेला। इसका प्रयोग जो है
अपनी ही की तरह प्रयोग होता है। नागपुरी में जैसे कि हिंदी में जो शब्द छोटा बोला जाता है, लेकिन नागपुरी में उसको उसमें जोर लगा दिया जाता है तो वह बालाघात हो जाता है। जैसे हिंदी में बोलते हैं जात, तो नागपुरी में बोलेंगे जाइत। पात है हिंदी में तो उसको बोलेंगे पाइत। बालाघात के बारे में अब हम लोग समझ गए कि जिस शब्द पर ज़्यादा जोर पड़ेगा उसको हम लोग बालाघात की संज्ञा देंगे। बालाघात एक वर्ण कर अपनिहित है के, ये एक तरह से अपनिहित है, इनमें किसी भी तरह के जोर नहीं है। अब हम लोग ये भी जानेंगे कि कौन कौन से शब्द कहाँ कहाँ से उच्चारण होवेला। देखिए, कंठ है, कंठ जकरा कहल जाला गला, गला से अ आ अह क ख ग घ ह, ये सारी चीज़ें शब्द गला से कंठ से उच्चारण होता है। अब तालु से कौन कौन होता है? तालु से होता है छोटी, बड़ी, च, छ, ज, झ, य, श, ये सब चीज़ें तालु से उच्चारित होती हैं। अब मुख से, मूर्धा से कौन कौन चीज़ उच्चारित होता है? जैसे कि री, मुंह, और मुंह से जीभ जो है मुंह के ऊपर सट जाता है, जिसको मुंह का छत बोलेंगे, तालु। तालु में जब सट जाता है तो उसका उच्चारण कौन कौन सा शब्द से होता है? री, ट, ठ, ड, ढ, ढ, र, श, ये सभी मुख से और तालु से होता है। अब दांत और जीभ से कौन कौन से होते हैं? त, थ, द, ध, ल, श, ये सभी दांत से होते हैं। अब दोनों होठ की सहायता से होता है उ, छोटी उ, बड़ी उ, प, फ, ब, भ, ये ओठ की सहायता से होती है। कंठ और तालु से होता है ए, कंठ और होठ से होता है ओ, औ। दांत और होठ से होता है ब। मुंह और नाक से होता है अंग, ड, ञ, न, दंतना, म, इत्यादि जो हैं वे सभी हमारे मुंह के संयोग से उच्चारित होते हैं। उच्चारण का स्थान आप लोग जान गए। इस तरह से दोस्तों आज हम लोग वर्ण के और व्यंजन के बारे में, उनका समूह के बारे में जानकारी प्राप्त किए। अगर मेरा वीडियो अच्छा लगेगा तो उसको लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा और इसको बेल आइकन ज़रूर दबाइएगा। ओके।